हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पूरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो आज का यह चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा या तसला या कील की आर्त वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो जो ये सभी परिस्थितियां हैं वह प्रारंभ वस्तु से, मतलब जो पहले होती हैं वह बाद में बदल जाती हैं। यानी कि जो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान होती है वह कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है, यानी कि बदल जाती है। जैसे जब हम अंगूर का किण्वन करते हैं तो उससे शराब बन जाती है। भोजन जब पकाया जाता है तो पकने से पहले वह कैसा होता है, कच्चा, लेकिन पकाने के बाद वह कैसा हो जाता है, उसकी बिल्कुल पहचान और प्रकृति बिल्कुल बदल जाती है। जैसे हमारा भोजन शरीर को पचा लेता है, जब हम भोजन खाते हैं तो वह ऐसा ही होता है, लेकिन भोजन पचने के बाद कैसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है जो आपके आसपास ये घटनाएं हो रही होती हैं। ठीक है, इसमें लिखा है पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। भौतिक तथा रासायनिक भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक का निर्माण हो सकता है। उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या हम भौतिक परिवर्तन को ऐसे समझ सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन को हम अभिक्रिया भी कह सकते हैं। भौतिक परिवर्तन अर्थात जो अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणता के भौतिक परिवर्तन होता है, उसका जो रासायनिक समीकरण होता है, उसको हम उत्क्रमणता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आगे देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, यानी कि उसका दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम, यह जो श्वेत चूर्ण हमें मिलता है, इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO कहते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह श्वेत चूर्ण यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। इसकी जैसे रिएक्शन है, हमने आपको पिछले भी चैप्टर में बताया था, जैसे Mg+O2 यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो MgO प्राप्त होता है, मैग्नीशियम। वही इसमें विस्तार रूप से बताया गया है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब इन क्रियाकलापों को आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो यदि कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसको पहचानने के लिए, यदि कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके रंग में परिवर्तन होता है और वहाँ से जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी निकलती है, यानी गैस का उत्सर्जन या निकास होता है। यदि कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान में भी परिवर्तन होता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसका जो मेन टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है यानी दहन किया जाता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये है मैग्नीशियम
जिसका सूत्र होता है Mg प्लस यह ऑक्सीजन जिसका सूत्र होता है O2। जब इनकी दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो ये एरो से पहले होते हैं इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। इनकी से अभिकारक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, एवं जो राइट साइड में होते हैं तीर के आगे की ओर उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यह जो एरो का निशान है यह अभिक्रिया की डायरेक्शन यानी दिशा को बताता है। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं, जो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट तथा अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, यह जो रासायनिक समीकरण है यह एक शब्द समीकरण है क्योंकि हमने इसे लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो हम इसे शब्द समीकरण कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अभिकारक अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनसे रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। जो ये ऊपर वाली रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे तत्व या पदार्थ हैं जिनसे मिलकर रासायनिक परिवर्तन होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो पदार्थ रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया में जो ये नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया पदार्थ प्राप्त होता है इसको हम उत्पाद कहते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो अभिकारकों से निर्मित होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। इसमें लिखा है शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है, यानी कि जो अभिकारक तथा मान लो जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो जब उस रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उनके मध्य उनमें रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद होते हैं, और अभिकारक तथा उत्पादों के मध्य में यानी कि बीच में एक एरो का निशान लगाया जाता है जो यह दर्शाता है कि जो एरो का निशान होता है उससे यह प्रदर्शित होता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दिशा किधर है। ठीक है, और जो अभिकारक होते हैं अब इसमें लिखा है अभिकारकों के बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। मैंने आपको बताया था कि जो तीर का निशान होता है वह यह दर्शाता है कि जो अभिक्रिया है वह किस दिशा में हो रही है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। और इसमें लिखा है ऊपर जो अभिकारक होते हैं अभिकारक के मध्य दो या दो से अधिक अभिकारकों में 2 या 2 से जब अधिक तत्व होते हैं तो उनके मध्य योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ऐसा ही उत्पादों के साथ भी किया जाता है, जैसे Mg प्लस O2 यह 2 पदार्थ हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें इसका नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण को लिखना, यानी कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के इसमें लिखा है क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके जो हमने पीछे लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखा है क्या रासायनिक समीकरण को निरूपित करने के लिए इसकी और कोई संक्षिप्त विधि है। तो शब्दों की जगह यदि आप रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तो रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त अर्थात उपयोगी बनाया जा सकता है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को लिखते हैं तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, जैसे Mg प्लस O2
जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो MgO प्राप्त होता है। जो ऊपर हमने रिएक्शन आपको बताई थी, जैसे आपको हम दिखाते हैं, जो ये वाली रिएक्शन है, जो ये वाली रिएक्शन है, यह एक शब्द समीकरण, क्योंकि इसमें हमने शब्दों का यूज किया है। लेकिन यदि हम उन शब्दों के रासायनिक सूत्रों को लिख देते हैं तो यही तरीका सही होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का। ठीक है, तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या गिनते हैं। ठीक है, क्या दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, और असंतुलित समीकरण को कंकाली या ढांचा समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम तो पता ही होगा। जैसे मैंने कहा, आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम तो स्मरण ही होगा, स्मरण मतलब पता होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उसका वह नष्ट होता है, यानी ना ही उसका निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात जब कोई रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें जो अभिकारकों की संख्या होती है और अभिकारकों से मिलकर जो उत्पाद बनते हैं, और जो उत्पादों की संख्या होती है, जो उत्पादों की संख्या होती है वह अभिकारकों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इसमें यही लिखा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात यदि कहीं कोई रिएक्शन होती है, यदि कहीं कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई पदार्थ उत्पन्न होता है और ना ही कोई पदार्थ नष्ट होता है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या बराबर होती है। तभी इसीलिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। इसमें क्रियाकलाप भी दिया गया है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित जो यह जो समीकरण है, यह एक शब्द समीकरण है, क्योंकि इसे लिखने के लिए हमने शब्दों का प्रयोग किया है। जब हम इन शब्दों, जो ये रासायनिक समीकरण है, यानी कि जो शब्द समीकरण, जब इसके हम सूत्र लिखते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, और यही असली सही तरीका होता है या वास्तविक तरीका होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का। ठीक है, जैसे जिंक का सूत्र होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो जो Zn होता है वह H2 को विस्थापित कर देता है तथा उसकी जगह ले लेता है, और ZnSO4 प्राप्त होता है, प्लस साथ में H2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, जब इन दोनों के निशान के दोनों ओर के तत्वों की संख्या गिनते हैं तो इधर देखो Zn, लेफ्ट साइड में Zn एक है, राइट साइड में भी Zn एक है, इधर H2 एक है, इधर H2 भी, सॉरी इधर H2 दो हैं, इधर भी H2 दो हैं, इधर सल्फ़र एक है, इधर भी सल्फ़र एक है, इधर ऑक्सीजन 4 हैं, इधर भी सल्फ़र 4 हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए जेड, ऊपर वाली रिएक्शन में Zn की संख्या 1, तो इधर भी एक, राइट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इधर भी 2 है, सल्फ़र एक है, इधर भी सल्फ़र एक है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी सल्फ़र है, ऑक्सीजन 4 है। तो यह जो रासायनिक, यह जो ऊपर वाली है रासायनिक, यह जो ऊपर वाला जो रासायनिक समीकरण है यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। इसमें लिखा भी है कि तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं आगे। अब हम निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को
कैसे संतुलित करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है Fe यानी कि आयरन यानी लोहा प्लस H2O यानी कि पानी यानी कि जल, और जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो Fe3O4 प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। तो इसको रिएक्शन करने के लिए स्टेप 1 में देखते हैं। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात जो ये क्वेश्चन है इनके चारों ओर हमें बॉक्स बना देना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लेनी है। जैसे इसमें Fe है, Fe यानी आयरन है, इसमें H2 गैस है और इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इधर Fe कितने हैं, इधर Fe 1 है, लेकिन राइट साइड में Fe 3 है। इधर लेफ्ट साइड में Fe 1 है और राइट साइड में Fe 3 है, और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 हैं और राइट साइड में हाइड्रोजन 2 हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है और राइट साइड में ऑक्सीजन 4 हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3 में तो इसमें लिखा है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु जबकि बाईं ओर केवल 1, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कोई भी रासायनिक समीकरण है उसमें हमें अभिकारकों तथा उत्पाद में से उस तत्व को सबसे पहले चयन करना है जिस तत्व के परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए जैसे ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में 1 है यानी कि H2O में 1 है, लेकिन उत्पादों में जो Fe3O4 है उसमें ऑक्सीजन 4 है। तो 4 करने के लिए इस अभिकारक में 1 गुणा 4 यानी कि 4 से गुणा कर देंगे, जो ये 4 है। तो याद रखना चाहिए कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणा लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O का होल 4 नहीं लिख सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, जैसे Fe का Fe हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने H2O के आगे 4 लगाया था, इसलिए यहाँ हम ऑक्सीजन में 4 कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अभी भी यह आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है, यानी कि यह पूरी तरह से संतुलित नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं Fe, स्टेप 4 में देखते हैं Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अभी संतुलित नहीं है, ठीक है। जैसे इधर Fe कितने हैं 1, इधर Fe कितने हैं 3, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है 8, 4 दूनी 8, और राइट साइड में हाइड्रोजन है 2। तो अभी भी Fe और हाइड्रोजन असंतुलित हैं, तो इनको संतुलित करना है। तो जैसे हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में तथा उत्पाद अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणु 8 हैं, अर्थात 4 दूनी 8, तो 8 हैं। लेकिन उत्पादों में तो संतुलित करने के लिए 8 हैं, लेकिन उत्पादों में दो H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए 2 गुणा 4 कर देंगे, ठीक है। तो यह संतुलित हो जाएगा। जैसे Fe का Fe प्लस 4H2O वही रहेगा, फिर एरो Fe3O4। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इसके आगे हमने 4 से गुणा कर दिया, लेकिन अभी भी यह संतुलित नहीं है, असंतुलित समीकरण है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो इधर हाइड्रोजन के देखो इधर Fe के कितने हैं 1, इधर Fe के कितने हैं 3, तो यह भी असंतुलित है। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 8, इधर हाइड्रोजन के कितने 8, ये भी संतुलित हो गया। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 4, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 4, ये भी संतुलित। लेकिन अभी भी इसमें F यानी कि आयरन अभी भी असंतुलित है, इसलिए आंशिक रूप से संतुलित समीकरण नहीं है। तो स्टेप 5 में देखते हैं।
जब तक यह संतुलित ना हो जाए तब तक स्टेप हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे स्टेप 5 में देखते हैं, जैसे ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। जो आपको मैंने बताया था, जो एफ है वो अभी भी असंतुलित है। अब पाएंगे केवल लोहा ही एक ऐसा तत्व है जिसे संतुलित करना बाकी है। जैसे लोहे के आयरन के परमाणु तत्व लिखने हैं, फिर अभिकारकों में लिखने हैं, फिर उत्पादों में लिखने हैं। तो प्रारंभ में एफ में एक तत्व परमाणु है, ठीक है, लेकिन उत्पादों में एफ के 3 परमाणु है। तो इसको संतुलित करने के लिए एफ में हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एफ के कितने हो जाएंगे? 3। तो हम आगे देखते हैं, जैसे एफ को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम एफ के 3 परमाणु लेते हैं, ठीक है, बाईं ओर यानी विकारकों में, तो यह संतुलित हो जाएगा। तो अंत में इस समीकरण की जांच करनी है कि अभी भी यह समीकरण संतुलित है या नहीं, ठीक है। यानी कि इसमें परमाणु की संख्या को गिन लेना है। जैसे इधर एफ कितने हैं? 3। इधर एफ कितने? 3 हो गए। इधर हाइड्रोजन कितने लेफ्ट साइड में? 8। 4 दूनी 8। इधर भी 8 हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने? 4। और इधर ऑक्सीजन कितने? 4। तो यह हमारा संतुलित समीकरण है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो यह रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब देखो स्टेप 7 में भौतिक अवस्थाओं के संकेत देखेंगे, ठीक है। भौतिक अवस्थाओं के संकेत हम कैसे लिखते हैं? जैसे ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए क्या इस समीकरण से हमें कारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञात होता है? हाँ, होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। ऊपर वाले में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि उसमें कुछ भी दर्शाया नहीं गया है। जैसे सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है या कोई जली विलयन है, यह उसमें दर्शाया नहीं गया है। तो इसे दर्शाने के लिए हम भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा है, रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय विलयन तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस को G से प्रदर्शित करते हैं, द्रव को L से प्रदर्शित करते हैं, जलीय को विलयन को एक Q से प्रदर्शित करते हैं तथा ठोस को S से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसमें देखते हैं, जो अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हमें AQ लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमें जलीय विलयन प्राप्त होता है तब हम AQ लिखते हैं, ठीक है। जैसे वह ऊपर वाली रिएक्शन थी, वो ऊपर वाला संतुलित समीकरण था, तो उसमें देखो जो F है वह सॉलिड है, इसलिए इसके आगे कोष्ठक में S लिखा है। जो H2 है वह एक गैस है। अगर यह 2H2 होता तो यह जल होता, लेकिन यहाँ 4H2 है, यानी कि अनुचित अनुपात है, तो इसलिए हमने इसे गैस लिखा है। Fe3O4 सॉलिड है, 4H2 यह एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा है, ध्यान दीजिए कि समीकरण 1.10 ऊपर वाले में 1.10 ये ऊपर वाला समीकरण है, H2O के साथ G चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, ठीक है। और प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे जो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये रिएक्शन है, तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक गैस है, प्लस 2H2 ये भी एक गैस है। जब इनकी हम रिएक्शन कराते हैं तो इस पे 340 एटॉमिक वेट लगाते हैं, यानी कि दाब लगाते हैं, तो CH3OH प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि लिक्विड है। CH3 मैथिल अल्कोहल यानी कि मैथाइल। और ये नीचे वाली देखिए 6CO2 प्लस 12H2, यह सूर्य के प्रकाश जब प्रकाश की उपस्थिति में जब वो पौधे होते हैं वह अपना जब भोजन बनाते हैं तो उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो वही यह रिएक्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं अब,
जो ऊपर हमने आगे पढ़ाया था इसके कुछ ये क्वेश्चन है। जैसे बायो में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें लिखा है कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक जो क्रिया होती हैं वह समय रासायनिक क्रिया होती हैं किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही कोई मिश्रण से बाहर आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके नोट्स के बारे में मैंने चर्चा कर दी है पिछली कुछ वीडियो में, और एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है, 2 वीडियो बना दिए हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, और इसमें लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करके बुझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। ऊष्मा उत्पन्न करता है। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा साथ में कुछ ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है। इसमें लिखा है इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया तो जो संयोजन अभिक्रिया उसकी परिभाषा देखते हैं, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है इसमें, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल में मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, तो ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है कोयले का दहन। जैसे जब हम कोयले को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और संयोजन अभिक्रिया में लिखा था जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को अभिक्रिया कराने पर एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो उसी संयोजन अभिक्रिया कहती है। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ 2 तत्व हैं, 2 तत्वों की जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है H2 गैस तथा ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण है। यानी कि जब 2H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है यानी कि 2H2O प्राप्त होता है, ठीक है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या पदार्थ का मतलब है तत्व या यौगिक हो सकते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यह रिएक्शन, यह संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने आप इस संयोजन ये अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ लिखा क्रियाकलाप 1.4, जो ऊपर क्रियाकलाप 1.4 था उसमें हमने देखा था कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। अभिक्रिया में जो मिश्रण होता है वह गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे ये देखिए, ये उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि CH4 यानी कि मीथेन प्लस 2H2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन में मीथेन की जब CH4 प्लस 2O2 की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O गैस प्राप्त होती है। साथ में कुछ ऊर्जा भी रिलीज होती है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा रिलीज होती है यानी कि निकलती है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है।
यहाँ लिखा है क्या है, आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है उसकी रिएक्शन ये है, जैसे C6H12O6 यानी ग्लूकोज का सूत्र प्लस 6O2। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी कि पानी बनता है, प्लस साथ में कुछ ऊर्जा भी रिलीज होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे साग सब्जियां यानी वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। यहाँ लिखा है क्या आप ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट यानी FeSO4 क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से यानी कि सल्फर के जलने से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक यानी कि विशिष्ट यानी विशेष गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। जैसे जब FeSO4 की रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो FeSO4 की रिएक्शन कराने पर हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्राप्त होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में यानी कि जो ये वाली अभिक्रिया है FeSO4 वाली, ये ऊपर वाली इस अभिक्रिया में जो ये वाली अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर देता है, यानी छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। जो यह वाली अभिक्रिया है ना, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का यानी कि जो ये नीचे वाली रिएक्शन है इसके बारे में बताया गया है कि ऊष्मा देने पर, ये नीचे वाली रिएक्शन है इसके लिए बताया गया है कि ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना यानी कि टूटना एक प्रमुख वियोजन विक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, यानी कि जो CaO होता है इसे हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, इसके अनेकों उपयोग में लाए जाते हैं। यह उपयोग सीमेंट के निर्माण में ज़्यादा होता है। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है यानी कि निकलता है। यह नाइट्रोजन यह नाइट्रोजन यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 का धुआं होता है। यह विक्रिया इस प्रकार होती है, जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हम गर्म करके तोड़ते हैं तो PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 प्राप्त होता है। PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन क्रियाकलापों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
इसमें देखते हैं। ऐसे देखो, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होता है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है, यानी कि AgCl को जब हम तोड़ते हैं तो वह सिल्वर तथा क्लोराइड यानी क्लोरीन में टूट जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ एक और रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। जो ऊपर वाली रिएक्शन थी उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी अभिक्रिया करता है कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम तोड़ते हैं तो वह Ag+Br2 में टूट जाता है। ठीक है, ऊपर दी गई उपयोग अभिक्रिया स्वाम से फोटोग्रामी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन की अभिक्रिया होती है? हमने देखा, देखो इसने यहाँ लिखा है, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन अभिक्रिया में यानी कि जिन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो अभी पढ़ा है इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, इनको मैं हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये लिखा है, लोहे की कील का भूरा रंग क्यों हो गया है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग महीन क्यों पड़ जाता है? महीन यानी कि हल्का क्यों पड़ जाता है? इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है। जैसे Fe+CuSO4 की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो FeSO4+Cu प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये एक और रिएक्शन है। देखो अब देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलीय होता है। इस अविलीय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में यानी कि देखो, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप यानी कि जो नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप को आप झाग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है, ऐसा क्यों होता है कि Ba++ डबल की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेपण का निर्माण होता है। यह एक उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी है जो विलयन में ही रहता है। बे अभिक्रिया, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अभी देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए, देखो अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि हानि होती है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में अर्थात जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक यानी कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जो ये रिएक्शन है इसमें CuO से Cu बना है, यानी कि इसमें CuO से ऑक्सीजन को हटा दिया गया है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटती है उसे अपचयन कहते हैं। तथा यहाँ देखिए, यहाँ H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ती है उन अभिक्रियाओं को
उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यह जब दोनों एक साथ होती हैं तो उसे हम उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और इन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ और रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ और अन्य उदाहरण हैं, जैसे देखिए ये जो ZnO है, ZnO से Zn का फॉर्मेशन है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हटी है। जब ऑक्सीजन हटती है तो उसे उपचयन अपचयन कहते हैं। और जहाँ देखिए यहाँ कार्बन है और यहाँ CO है, यानी कि यहाँ जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे हम उपचयन कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यह उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया के, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे पहला है संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा, ये देखिए लिखा है, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यानी कि प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं, यानी कि उस लोहे पर जंग लग जाती है। और कुछ अन्य वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें ऐसे परिवर्तन होते हैं कि आपने चांदी तथा चांदी के चढ़ने वाली परत के रंग का ध्यान किया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, यानी कि आप संचारण की परिभाषा देखते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आने पर ये संचारित होती हैं, और इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, लोहे के ऊपर जंग लगना, ये सभी संचारण के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। संचारण से बचाने के लिए हम लोहे पर पॉलिश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं आदि, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है विकृत गंधता, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक यूं ही रखे रहते हैं तब उनका स्वाद या गंध बिगड़ जाती है, इसी क्रिया को विकृत गंधता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? अपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि उनमें बदबू आने लगती है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैली अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ जैसे प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति को धीमा किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली कंपनी ने चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। यानी कि जो कंपनी वाले होते हैं वो लोग, जब मान लीजिए जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह आदि को जब हम सेकते हैं तो उसमें कुछ वसायुक्त तेली पदार्थ रह जाते हैं, ठीक है। तो उन तेली पदार्थ रह जाते हैं और जब हम उन्हें पैकेट में बंद करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। यदि हम उनको यूं ही उसमें ऑक्सीजन गैस में रख देंगे तो वह उपचयित होकर जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल कर उसकी जगह पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि जो चिप्स या कुरकुरे हैं वह लंबे समय तक ख़राब ना हो। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।